गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप लोग? शायद एग्ज़ाम टाइम है, आप लोग बहुत ही व्यस्त होंगे स्टडी में और आप शायद मोबाइल से दूर हो गए होंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो एक तरीके से हल्ला बोल वाली क्लास है। इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है कि जो टॉपिक आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ऑलवेज, चाहे वो फाउंडेशन के बेसिस पे आ जाए, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल के बेसिस पे आ जाए, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो क्वेश्चन वहां पे आएगा। आज अपन लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं और वो होगा आपके सामने क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा होगा बच्चों? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, वास्तव में इंपॉर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यस या नो? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो अपन यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड अगर मैं एमसीक्यू लेके आता तो शायद कम से कम 40 50 60 एमसीक्यू लेके आता, तब जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म होता। इसलिए मैं एक तरीके से वन लाइनर, जिसको आप क्वेश्चन बोलेंगे, जिसको आप वन लाइनर क्वेश्चन बोलेंगे, जो काम क्रैश कोर्स में किया जाता है वो काम अपन यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन सेशन के अंदर करने वाले हैं। मैंने ये सोचा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक बहुत बड़ा है, उसके लिए अगर अपन जितने भी क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में हर टॉपिक कवर नहीं होगा, इसलिए अपन सीधा क्रैश कोर्स के हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से लेके आए हैं। तो सबसे पहली बात, चलिएगा स्टार्ट करते हैं गणेश जी महाराज का नाम लेके। सभी दिल थाम के बैठिएगा। पहला क्वेश्चन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कि भाई पहली बात कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस कंडीशन में होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप किसको करते हैं? तो सबसे पहली बात, या तो कोई पेशेंट है जो सीवियर एनीमिया का पेशेंट है, या तो किसी प्रकार का बंदे में सीवियर एनीमिया है, इट मीन्स वहां पे ब्लड की क्या है? कमी है। या फिर किसी प्रकार का ट्रोमा हो गया है, यस या नो? किसी प्रकार का ट्रोमा या फिर एक्सीडेंट है, या फिर किसी प्रकार की कोई सर्जरी होने वाली है, यस या नो? किसी प्रकार का ट्रोमा है, सीवियर एनीमिया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जिसके अंदर अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, यस या नो? या फिर सीवियर एनीमिया ही कंडीशन क्या है जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब अपन यहाँ पे ब्लड किससे बनता है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी सेल होती हैं, ये से नो प्लाज्मा होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी मेड सर्च में सेल टिश्यू और ब्लड वाला जो टॉपिक है उसमें डिस्कशन हो गई है। अपन केवल और केवल ट्रांसफ्यूजन के बेसिस पे बात करेंगे, जो टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आता है। यस या नो? तो अगर अपन ने बात करी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और उसका यूजेज क्या है, उसका यूज क्या है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन करते किस में है, तो सीवियर एनीमिया की कंडीशन में करते हैं, ट्रोमा यानी एक्सीडेंट की कंडीशन में करते हैं, किसी भी प्रकार की सर्जरी होनी है उस केसेस में करते हैं। यस या नो? अब ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, देखिएगा। इसके अगर अपन टाइप्स की बात करें, इसको आप टाइप बोलो कुछ ही बोलो, आपको समझने का है कि कितने प्रकार का होता है। जैसे इसमें पहला होता है होमोलोगस। यस या नो? क्या होता है? होमोलोगस। फर्स्ट वन क्या है बच्चों? होमोलोगस। यस या नो? नेक्स्ट वन आता है डेफिनेटिव। डेफिनेटिव। और थर्ड वन आता है ऑटोलोगस। यस या नो? क्या आता है? ऑटोलोगस। पहला आता है होमोलोगस, दूसरा आता है डेफिनेटिव, तीसरा आता है ऑटोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है रेंडम। ये से नो? क्या होता है? रेंडम। रेंडम मीन्स आपसे क्या समझ में आ गया? होमोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा होता है? जैसे आज अपन अस्पताल में भर्ती हैं, आज अपन अस्पताल में भर्ती हैं, वहां पे डॉक्टर ने आके बोला कि आपको 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, और आपका सैंपल लिया और आपको ब्लड बैंक में भेज दिया, और वहां से आपको 1 यूनिट ब्लड मिल गया। वो कौन सा था? वो रेंडम वाला था। आपको पता नहीं है वो ब्लड किसका है, क्या नहीं है। जो डेली रूटीन में जो आपको जो ब्लड बैंक से जो मिलता है ब्लड, वो रेंडम वाला होता है। आप गए कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, ब्लड बैंक वालों ने तुरंत आपसे 1 यूनिट ब्लड ले लिया, आपसे 1 यूनिट ब्लड ले लिया। अपन ने कहा कि ये ब्लड किसको चढ़ेगा, तो उसका आंसर था कि जो भी यहां पे आएगा, जिसको आवश्यकता होगी, किसी को भी ये ब्लड चढ़ जाएगा। जिसमें ब्लड ग्रुप ये सेम होगा उसी में ये चढ़ा दिया जाएगा। इट मीन्स अपने को नहीं पता है कि लेना किसको है, जाएगा
किसको, गया किसको था किसका, ये सारी चीजें वहां पे है। तो इसका मतलब वो कौन से टाइप का होता है, होमोलोगस टाइप का होता है। ये कौन से टाइप का होता है आपका, ये आपका होमोलोगस टाइप का होता है, यस या नो। दूसरी बात, ये तो डेफिनेटिव है स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्सन की बात करें आप, यानी कि मैंने यहां पे 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया और मैंने कहा कि ये जो ब्लड है ये मेरे इस दोस्त को ही चढ़ना चाहिए, या मेरे फैमिली मेंबर में मैंने बताया कि ये ब्लड है जो मेरे फादर को, मेरे बाल बच्चों को, वाइफ को, किसी एक आप डायरेक्टली एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम बताया, वहां पे एक पर्सन का नाम बताया कि ये जो ब्लड है जो मैं दे रहा हूं ये इसको चढ़ेगा। यानी कि मैं हूं, मेरा नाम है, जैसे मेरा नाम एस है और मैंने बोला कि एस ने 1 यूनिट जो ब्लड दिया है वो किसको चढ़ाना है, वो किसको चढ़ाना है, वो एम को चढ़ाना है, ये ना। तो ये स्पेसिफिक हो गया कि ब्लड देने वाला स्पेसिफिक है और उसने पहले ही बता दिया कि आपको ये ब्लड किसको लगवाना है। तो यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो दिया गया था उसको डेफिनेटिव कहते हैं, और रेंडमली किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, उसको होमोलोगस के नाम से जाने जाते हैं, ये या नो। ऑटोलोगस, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ सेल्फ ब्लड डोनेशन क्या होता है, सेल्फ ब्लड डोनेशन, यानी कि मुझे ही मेरा ब्लड चढ़ाना है, सेल्फ, खुद के लिए ब्लड डोनेट कर रहा है बंदा। किसके लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। इसको पता है इसको किसी प्रकार की कोई सर्जरी की प्लानिंग है, यानी कि किसी प्रकार की कोई सर्जरी की प्लानिंग है, आपको पता है, आपको डॉक्टर ने बोला आपकी अगले महीने की 20 तारीख को एक सर्जरी होनी है और आपको हो सकता है 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़े। इसने कहा कि मैं किसी दूसरे का ब्लड नहीं चढ़वाऊंगा, मैं किसी दूसरे का ब्लड नहीं चढ़वा सकता। तो इसको डॉक्टर ने फिर खुद को बोला कि आप आपका खुद का ब्लड देके और खुद का ब्लड आप अपने चढ़वा सकते हो। इस प्रकार के डोनेशन को जो बोला गया है वो ऑटोलोगस प्रकार का डोनेशन बोला गया है, यस या नो। ऑटोलोगस प्रकार का डोनेशन बोला गया है। इसके लिए अगर आपको सेल्फ को ब्लड देना है और आपकी सर्जरी होनी है तो इसके लिए क्राइटेरिया रखा है कि जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो मोर देन 11 ग्राम होना चाहिए। सबसे पहली बार डॉक्टर ने बोला कि आपका हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो मोर देन 11 ग्राम होना चाहिए। पहली चीज ये क्लियर कर दी उसने। दूसरी चीज ये कि अगर आपको आपका ब्लड देना है तो आपको आपका ब्लड सर्जरी से 35 डेज पहले, यस या नो, 35 डेज बिफोर सर्जरी, यानी 35 डेज बिफोर सर्जरी, यानी जब सर्जरी होनी है उसके 35 दिन पहले आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और लगभग 3 डेज बिफोर सर्जरी टू 3 डेज बिफोर सर्जरी, यानी कि आप मैक्सिमम जो टाइम दिया है उसको कि आप कब सबसे पहले कितने दिन पहले का मेरे ब्लड काम आ सकता है। तो उसने बोला कि आपको 35 दिन से ज्यादा का ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, यानी कि मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आपकी सर्जरी से आप 35 डेज पहले दे सकते हैं। ये नहीं कि आप 45 डेज पहले दे दिया या 60 डेज पहले दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम 35 डेज से ऊपर का ब्लड आपको नहीं चढ़ाएंगे, तो 35 दिन के अंदर अंदर आपको ब्लड देना है। पहली चीज इसने कहा कि भाई मैं तो भूल गया, या फिर आपकी सर्जरी जल्दी में थी, जैसे 7 डेज बाद में सर्जरी है, उसको आज बताया कि आपकी 7 डेज बाद सर्जरी है और आपको 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, इसने बोला नहीं मैं किसी का ब्लड नहीं लूंगा। तो यानी कि वो मिनिमम टाइम कौन सा है कि अपन लास्ट कितने दिन पहले तक दे सकते हैं, तो वो क्राइटेरिया है 3 दिन, सर्जरी से 3 दिन पहले दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेरी सर्जरी 10 तारीख को है तो ये 7 तारीख तक दिया जा सकता है, ये 9 या 10 तारीख को नहीं दिया जाएगा, 9 या 10 को नहीं दिया जाएगा, ये शायद तो वो 7 तारीख के बाद नहीं जाएगी। यानी कि आपकी सर्जरी और ब्लड डोनेशन के बीच में 3 दिन का गैप जरूर होना चाहिए और मैक्सिमम 35 डेज, क्योंकि जो होल ब्लड है वो 35 दिन तक स्टोर रखा जा सकता है। इसलिए इसका क्राइटेरिया यही है। उसने बोला 35 डेज से पुराना नहीं चलेगा और 3 दिन से नया नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? 3 दिन से न्यू नहीं चलेगा, 35 दिन से पुराना नहीं चलेगा। 3 दिन से न्यू का मतलब आप समझ गए होंगे। 10 तारीख को सर्जरी है, आप मैक्सिमम 7 तारीख को दे सकते हैं, 8 या 9 तारीख को हम आपका ब्लड नहीं लेंगे। क्राइटेरिया ये था। हीमोग्लोबिन है,
वो मोर देन 11 ग्राम होना जरूरी था। यस या नो? हीमोग्लोबिन है वो मोर देन 11 ग्राम होना आपका क्या था? जरूरी था। ये तो हो गई कुछ इससे रिलेटेड बात कि भाई किस किस टाइप के आपको डोनेशन होते हैं। जैसे होमोलोगस डोनेशन होता है, ये एक रेंडम जो अपने समाज में जनरली अस्पतालों में जो मतलब चल रहा होता है कि अपन अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया और अपने को 1 यूनिट ब्लड मिल गया और उसके बदले में आपने 1 यूनिट ब्लड वहां पे डोनेट कर दिया। भले ही आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी था, आपको उसी आपके दूसरे वाला जिसकी जरूरत थी वो वाला ब्लड ग्रुप आपको मिल जाएगा। भले ही आपका डोनर था उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी रहा हो, लेकिन आपको जिसकी जरूरत है वो वाला ब्लड मिल जाएगा। ऐसा अस्पतालों में होता है। तो वो रेंडमली, यानी कि भी किसी को पता नहीं कि किसने तो ये दिया है और किसको ये चढ़ाया गया है। दूसरा जो था वो था डेफिनेटिव वाला, वो स्पेसिफिक पर्सन। राम ने बोला श्याम को चढ़ाना है, श्याम ने बोला राम को चढ़ाना है, ये सेनो सीता को चढ़ाना है, महिमा को चढ़ाना है, सरिता को चढ़ाना है। ये वाली बात होती है। वो कौन सा होता है? डेफिनेटिव प्रकार का होता है। ऑटोलोगस होता है, वो स्वयं के लिए होता है, खुद के लिए खुद का ब्लड दिया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिएगा, जैसे जैसे टॉपिक आगे चल रहा है, जैसे जैसे टॉपिक आगे चल रहा है, आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो अभी आने वाली हैं और मैं शुरुआत करता हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज से, वो है होल ब्लड। क्या है बच्चों? होल ब्लड। पहला क्वेश्चन होल ब्लड के बारे में। अब मैं जो भी लिखाऊंगा वो हर एक लाइन क्या होगा? क्वेश्चन होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो होल ब्लड के बारे में, कि होल ब्लड है वो जो होल ब्लड का जो बैग होता है उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, उसकी मात्रा कितनी होती है। जैसे होल ब्लड जो होता है वो 350 ml होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। 350 ml है वो होल ब्लड होता है। ये चैनो पहला क्वेश्चन ये आता है कि होल ब्लड है वो कितना होता है? 350 ml है वो होल ब्लड होता है। कितने दिन तक स्टोर रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कितने दिन तक स्टोर रखा जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। होल ब्लड है वो 35 डेज। हर एक चीज क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सभी को स्टार मार्किंग करके चलना है बच्चों, सभी को स्टार मार्किंग करना चलना है। होल ब्लड में कितना होता है? 350 ml होता है। कितने दिन तक ये रखा जा सकता है? ये आपका 35 डेज तक रखा जा सकता है। देन अगर अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं अपन आरबीसी के बारे में। ये चैनो अब आरबीसी के अंदर कितना होता है? वो होता है 250 ml। कितना होता है प्यारे बच्चों? 250 ml जो आरबीसी के अंदर होता है वो 250 ml होता है। इसको कितने दिन तक रखा जा सकता है? इसको 42 डेज तक रखा जा सकता है। कितने दिन तक रखा जा सकता है? आपको 42 डेज तक उसको रखा जा सकता है। 42 डेज तक इसको क्या करा जा सकता है? रखा जा सकता है। जैसे होल ब्लड को 35 डेज रखा जाता है, उसी हिसाब से जो आरबीसी है उसको 42 डेज तक रखा जा सकता है। ये सेनो जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है, जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? उसकी मात्रा केवल 15 ml होती है। उसकी मात्रा जो होती है कितनी होती है? 15 ml होती है। इसको कितने दिन तक रखा जा सकता है? इसको नहीं रखा जा सकता है। इसको आपको क्या लगाना है? सेम डेज लगाना है। यस या नो? सेम डे लगाना है, या फिर बोले तो 24 आवर आपको उसी दिन लगाना है। सेम डे लगाना। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 15 ml होता है और उसको आपको क्या करना है? सेम डे लगाना है। ये सेनो अब अपन बात कर लेते हैं अब इन तीनों का कितने डिग्री पे इसको स्टोर रखा जा सकता है। ये स्टोर अलग था कि कितने दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे ये स्टोर रखा जाएगा। मैं तीनों का अलग अलग इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, याद करने के बेसिस पे तीनों का एक जैसा ही है। तो तीनों के आगे आप लिख लीजिए 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो स्टोरेज है वो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन को 3 बार स्टार लगा लेना कि कितने डिग्री पे इसको स्टोर रखना है, इसको कितने डिग्री पे रखा जा सकता है। वो जो डिग्री है वो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी पे तो आप डब्ल्यूबीसी को रखेंगे, भले ही 24 घंटे रखो। उसी पे आप आरबीसी को रखेंगे, उसी पे आप होल ब्लड को रखेंगे।
ये से नो बच्चे कुछ है जो जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अभी पूछोगे इसके अंदर प्रिजर्वेटिव कौन सा मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, ब्लड से रिलेटेड आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेक्चर पूरा हो जाए देन आप कोई भी मैसेज करना कि भाई सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया है। आप एक बार धैर्य बनाए रखें, आप कुछ जल्दीबाजी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रोकिएगा। स्टोरेज जो है वो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पे स्टोर रखना चाहिए, WBC हो, RBC हो, होल ब्लड हो, इन तीनों को। ये से नो समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं अपन प्लेटलेट की। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट प्लेटलेट के अंदर जो होता है मात्रा वो होता है 50 to 70 ml। ये से नो प्लेटलेट जो होता है उसके अंदर होता है 50 to 70 ml, और इसको स्टोरेज कितने दिन किया जा सकता है, 5 डेज। 5 डेज यानी विद इन 5 डेज आपको 5 दिन में लगाना है। जैसे आपने होल ब्लड को 35 डेज रखा है, वैसे प्लेटलेट को 5 दिन तक रखा जा सकता है, 5 दिन तक रखा जा सकता है। यस या नो। अब आप बताओ कितने डिग्री पे रखेंगे इसको कितने डिग्री पे रखेंगे, तो इसको रखेंगे 22 डिग्री यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोरेज रखेंगे। किस पे, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर रखेंगे। अगर आपको वहां पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिलता है और अगर वहां पे ये लिखा हुआ आ जाए बाय चांस क्या, रूम टेम्परेचर, अगर वहां पे रूम टेम्परेचर बच्चों लिखा हुआ आ जाए तो ये मान के चलना कि आपको राइट आंसर कौन सा देना है, रूम टेम्परेचर का देना है। जो प्लेटलेट है वो 50 से 70 ml होता है, तो 5 डेज तक रखा जा सकता है, उसको रूम टेम्परेचर पे अपने को रखना पड़ता है। यस या नो। अब बात आती है FFP। जो FFP है आपकी, यस या नो, जो FFP है उसको 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। इसको स्टोरेज जो टाइम है वो है 1 ईयर। जो आपकी FFP है उसको 1 ईयर तक, आपको 1 ईयर तक स्टोरेज किया जा सकता है। एक होता है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्या होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट, इसका भी स्टोरेज टाइम जो है वो कितना है, 1 ईयर। इसको भी आपको 1 साल तक आप स्टोर रख सकते हैं। FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये से नो, जो FFP और इनको, अब इनको 1 साल तक रखा जा सकता है, तो ये डेफिनेट मान के चलना, इसका मतलब इनका जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो कहीं ना कहीं चेंजेज है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंजेस नहीं होगा इसका मतलब आप 1 साल तक तो इसको नहीं रख सकते। इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है किसी भी चीज को जमा के फ्रीजर करके जितना ज्यादा ठंडा करेंगे अपन को पता है उतना लंबे समय तक वो चल सकता है, आपको ये बात पता है। डी फ्रीज में अपन लोग हैं वो नॉर्मल फ्रीजर की बजाय डी फ्रीज में कोई चीज है उसको ज्यादा लंबे समय तक चलाते हैं, ये आपको पता है। ये होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सियानो, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जा सकता है FFP को और क्रायोप्रेसिपिटेट को। ये सियानो समझ में आ गई बात, इसलिए इसको 1 साल तक आप स्टोर रख पाएंगे। यस या नो। अब बात आती है इसमें प्रिजर्वेटिव कौन से मिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव जो इनको बनाए रखता है, जो इनको बचा के रखता है, प्रिजर्वेटिव इसके अंदर आप क्या मिलाते हैं। 3 प्रकार के जो प्रिजर्वेटिव हैं वो अपन इसके अंदर मिलाते हैं। सबसे पहला होता है CPD, देन होता है CPDA, CPD, देन होता है आपका CPDA, थर्ड वन होता है सेगम। यस या नो। CPD, सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज। क्या होता है, सिट्रेट, सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज। सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज, ये से नो। इन तीनों का CPD का इसको सेम रहेगा, A फॉर एडिनोसिन, एडिनोसिन।
यस या नो? ए फॉर एडिनोसिन, यस या नो? नेक्स्ट वन आता है संगम का, क्या होता है सेगम का? सेलाइन, सेलाइन एडिनोसिन, सेलाइन आपका सलाइन एडिनोसिन, जी फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज, एम फॉर मैनिटोल, क्या होता है? एम फॉर मैनिटोल, समझ में आई बात? मैनिटोल। तो ये प्रिजर्वेटिव रखा जा सकता है। ये क्या है? प्रिजर्वेटिव है जो उस ब्लड को प्रिजर्व रखते हैं, उस होल ब्लड, एफएपी, उन सभी को क्या करते हैं? प्रिजर्व रखते हैं। और 3 प्रकार के प्रिजर्वेटिव रखा जा सकता है, मतलब रखा वो होते हैं। पहला सीपीडी, दूसरा सीपीडीए और तीसरा होता है सेगम। ये सेनो। अब जो सीपीडी जो है, पहली बात तो ये प्रिजर्वेटिव कितने होते हैं, ये इसकी जो मात्रा होती है ना, इसकी जो क्वांटिटी की बात करूं मैं, इस प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी की बात करूं तो 49.5 ml होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंपोर्टेंट कर लेना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 49.5 ml, यस या नो? समझ में आ गई बात? अब ये जो सीपीडी जो प्रिजर्वेटिव है, ये कितने दिन तक प्रिजर्व करता है, ये कितने दिन तक प्रिजर्व करता है, ध्यान रखने का। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखिएगा। मैं एक एक चीज यहीं पे लिखाऊंगा आपको, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कुछ भी करना है जो भी आपको समझ में आए। पहली चीज ये कि ये 14 डेज तक, देखिए अलग से लिखा रहा हूं मैं, ये जो 14 डेज तक आपका प्रिजर्व करता है। क्या करता है? 14 डेज तक क्या करता है? प्रिजर्व करता है। ये जो सीपीडीए है, ये आपका 35 डेज तक, 35 डेज तक क्या करता है? प्रिजर्व करता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो सेगम है, ये आपका प्रिजर्व करता है कितने दिन तक? 42 डेज तक क्या करता है? प्रिजर्व करता है। ये तीनों का प्रिजर्वेटिव जो टाइम है वो अलग अलग होता है। पहला सीपीडी का होता है वो 14 दिन होता है, मैंने लिखवा दिया 14 डेज। दूसरा सीपीडीए का होता है वो 35 डेज होता है, और आपका सेगम का होता है वो 42 डेज होता है। समझ में आई? अलग अलग प्रिजर्वेटिव हैं और उनके अंदर सभी में अलग अलग सब्सटेंस हैं, तो उनका जो प्रिजर्वेटिव टाइम है वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी जो सीट्रेट है, अगर मैं बात करूं किसकी? सीट्रेट की। देखिए थोड़ा सा आगे चलना पड़ रहा है, मेरे को पेज छोटा पड़ रहा है। जो आपका सीट्रेट है, मैं आपसे पूछूं कि सीट्रेट का क्या फंक्शन है, सीट्रेट वहां पे क्या करता है? तो सीट्रेट जो है वो आपका एंटीकोगुलेंट है। क्या काम करता है? एंटीकोगुलेंट का काम करता है सीट्रेट। दूसरी चीज थी, वो थी आपके फोस्फेट। जो आपका फोस्फेट था वो आपकी मेंटेन द पीएच, मेंटेन द पीएच, पीएच को मेंटेन रखने का काम करता है। थर्ड वन जो आपका डेक्सट्रोज था वो एनर्जी का काम करता है, वो आपको वहां पे एनर्जी का काम करता है। समझ में आ गई बात? वो एनर्जी का काम करता है, वहां पे एक तरीके से फूड सप्लीमेंट का वहां पे काम करता है। ये नो? जो आपका एडिनोसिन था, वो एटीपी जनरेट करता है। आपको पता है एटीपी क्या होता है? वो एटीपी जनरेट करता है, उसकी वजह से लाइफ स्पान है वो इंक्रीज हो जाती है सेल्स की। लाइफ स्पान है वो इंक्रीज हो जाती है सेल्स की। और एक सब्सटेंस और था उसमें, मैनिटोल। जो आपका मैनिटोल था वो आपकी ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। क्या? ओस्मोलैरिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ये जो सारे जो आपके प्रिजर्वेटिव थे, इनका सबका अलग अलग अपना फंक्शन होता है। सीट्रेट एंटीकोगुलेंट का काम करेगा, फोस्फेट है वो पीएच को मेंटेन करेगा, जो आपके डेक्सट्रोज है वो आपकी एनर्जी को, जो आपको एनर्जी है उसको देगा, जो आपका एडिनोसिन है वो लाइफ स्पान इंक्रीज करेगा, एटीपी को प्रोड्यूस करेगा, जो आपके मैनिटोल है वो ओस्मोलैरिटी को
मेंटेन करेगा। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने इसके बैग से रिलेटेड कौन से में कितना समय लगता है, कितना मतलब लाइफ स्पान होती है, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि अपन को ब्लड आ गया अपने पास, फिर अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अब अगर अपन प्रोसीजर की बात करें, एक तरीके से किसकी बात करें, प्रोसीजर की बात करते हैं अपन। प्रोसीजर की बात करते हैं, सबसे पहला तो इसमें होता है इन्फॉर्म कंसेंट। क्या? इन्फॉर्म कंसेंट। और आपके पास कंसेंट आ गया तो कंसेंट आने के बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या करना है? एक्सप्लेन। इन्फॉर्म कंसेंट के बाद में क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद में आपको वाइटल चेक करने हैं। क्या करना है? वाइटल चेक करने हैं। ये सुनो, आपने इन्फॉर्म कंसेंट, फिर आपने एक्सप्लेन किया, फिर आपने उसके वाइटल चेक किए, ये सुनो, उसके बाद में आपने ब्लड बैग है वो हाथ में लिया, उस ब्लड बैग को टू रजिस्टर्ड नर्स, बहुत बार क्वेश्चन आता है, टू रजिस्टर्ड नर्स चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। यस या नो, ये क्वेश्चन आता है कि उस ब्लड बैग को कितने रजिस्टर्ड नर्स है वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। टू रजिस्टर्ड नर्स है ना, वो उसको चेक करेंगे और वो क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। यस या नो। उसके बाद में आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद में आपको उस पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आइडेंटिटी या आइडेंटिटी ब्रासलेट चेक करना है। उसको डायरेक्टली नाम नहीं पूछना है, वो आपको कंफ्यूज करेगा। आपको वहां पे नाम नहीं पूछना है, आइडेंटिटी ब्रासलेट है वो चेक करना है, क्योंकि एक ही नाम के दो पेशेंट मिल सकते हैं, उसके फादर्स नेम भी सेम हो जाता है। तो ब्रासलेट जो पेशेंट को दिया होता है आइडेंटिटी, उसके अंदर क्यूआर कोड होता है। क्या होता है? क्यूआर कोड होता है। और वो क्यूआर कोड है वो सभी का अलग अलग होता है, इसलिए वहां पे आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कतें नहीं होती है। देन आपको पता है 18 गोज का, आपको 18 गोज का क्या चाहिए? केनुला चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? बीटी सेट चाहिए। वैसे नो 18 गोज का जो केनुला चाहिए, और फिर आपको क्या चाहिए? बीटी सेट चाहिए। समझ में आ गई बात? और आपको पता है 18 का है वो ग्रीन कलर का होता है। यस या नो? ग्रीन। अब देखिए एक एक चीज लिखी हुई है। अब ये तो मैंने जो आपके सामने सारणी बनाई, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। एक तो ये आ गया कितने रजिस्टर्ड नर्स वहां पे उसको चेक करने के लिए होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत बार आया हुआ, आप यहाँ पे एक एक वर्ड को हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेडिकल से क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर का कैसा है, 16 नंबर कैसा है, 18 नंबर कैसा है। ये उसके अंदर मैंने आपको बता दिया 18 गोज का लेते हैं किसके लिए? ब्लड का, और उसका ग्रीन कलर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने गोज का आपको मेडिकेट की जरूरत होती है, तो ये क्वेश्चन भी इससे सोल्व होता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको हल्के में न ले। और दूसरी बात, पेशेंट का आइडेंटिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पेशेंट का नाम पूछना चाहिए क्या? नहीं, नाम नहीं, उसका जो जो आइडेंटिटी जो उसके पास में जो ब्रासलेट होता है उसको चेक करना अपने को जिम्मेदारी है वहां पे। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं कि साहब आपके पास आईवी बीटी सेट था और आपने बीटी सेट के द्वारा स्टार्ट कर दिया। तो आपने जो स्टार्ट करा, आपने जो इनिशिएट किया, आपका जो इनिशिएशन जो है, आपने जो इनिशिएट किया उसके अंदर जो आपका फ्लो, आपने जो शुरुआत की है, जो स्टार्ट किया है ना, अभी मैं आपको ऐसे समझाऊं, जो आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में जो है ना वो आपका फ्लो है वो कितना होना चाहिए? वो आपका फ्लो होना चाहिए 10 ड्रॉप पर मिनट। 10 ड्रॉप पर मिनट। यस या नो? 10 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से आपका शुरुआत में चलना चाहिए। यस या नो? 15 मिनट तक, लगभग 15 मिनट तक आपको वहीं रहना है और आपको वाइटल चेक करने हैं। यस या नो? 15 मिनट, शुरुआती 15 मिनट में आपको क्या करने हैं? वाइटल चेक करने हैं। आफ्टर 15 मिनट, यानी सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हुई। आफ्टर 15 मिनट आपको, आफ्टर 15 मिनट 15 to 13 ड्रॉप पर मिनट आप चला सकते हैं, या एक ही शब्द में पूछें तो 20 ड्रॉप आप पर मिनट उसको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। और आप एवरी
आपको एवरी 1 आवर के अंदर, ये क्वेश्चन बन सकता है, एवरी 1 आवर में क्या करना है, वाइटल चेक करना है। एवरी 1 आवर में क्या करना है आपको, वाइटल चेक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में फ्लो रेट कितनी रखनी है, 10 ड्रॉप रखनी है 15 मिनट तक, उस समय आपको वाइटल चेक करने। 15 मिनट बाद में आप उसको 15 से 30 कर सकते हैं, और आपको हर 1 घंटे के अंदर क्या करना है, चेक करना है उसके क्या, वाइटल। ये या नो, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं आगे की, कि अगर कोल्ड ब्लड, अगर आपने कोल्ड ब्लड है वो चढ़ा दिया तो क्या होगा, डिसरिथमिया होगा। कोल्ड ब्लड अगर आपने चढ़ा दिया तो वहां पे होगा डिसरिथमिया, डिसअरिथमिया होगा वहां पे। ये शनो क्या होगा वहां पे, डिसअरिथमिया होगा। डिसअरिथमिया देखने को मिलेगा। कोल्ड ब्लड अगर आप चढ़ाते हैं तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे डिसअरिथमिया वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये सेम। तो फिर अपने को कैसा चढ़ाना चाहिए, फिर आपको कैसे टेम्परेचर का चढ़ाना चाहिए, तो उसका राइट आंसर यही है कि रूम टेम्परेचर जितना होता है, यानी लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहां पे इस टेम्परेचर पे आपको क्या चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाना है। आपको कोल्ड ब्लड है वहां पे बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। ये या नो। ब्लड बैंक से अगर आपके पास में बैंक से जो है वो इश्यू हो गया है ब्लड, अगर ब्लड बैंक ने आपको इश्यू कर दिया है, तो आपको 13 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, ब्लड को चढ़ाना है। 13 मिनट से आप इसको ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अगर 13 मिनट से ज्यादा डिले होने की किसी प्रकार की कोई संभावना है, तो आप वापस इसको कहां भेज सकते हैं, ब्लड बैंक के अंदर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यस या नो। और अगर आपने कोल्ड ब्लड के बजाय अगर आपने फास्ट दे दिया ब्लड, अगर आपने फास्ट ब्लड दे दिया, तो आपको पता है सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा अगर आपने वहां पे फास्ट ब्लड दे दिया है तो। ये से नो। और अगर आपने स्लो दे दिया, ये से नो, अगर आपने स्लो दे दिया तो वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। स्लो बोले तो कितना स्लो, ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टाइम में देना है। ये तो अपने को समझ में आ गया कि ब्लड बैंक से ब्लड आने के आधा घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है, पहला क्वेश्चन। लेकिन कह रहा है कि आपने स्लो दे दिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इट मीन स्लो कितना, किसको बोलेंगे आप स्लो, कौन सा समय, तो मोर देन 4 आवर, मोर देन जो 4 आवर है उसको अपन ने स्लो माना है। ये से नो, मोर देन 4 आवर, यानी आपको 4 घंटे से ज्यादा अगर आपने टाइम लगाया है, आपसे 4 घंटे ज्यादा का टाइम लगाया है, तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कितने घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो आपको करना है विद इन 4 आवर, विद इन 4 आवर आपको 4 घंटे के अंदर अंदर क्या कर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है, खत्म कर देना है। यस या नो। अब बात करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई। अब बात करते हैं जो आपकी जो एफएफपी है, यस या नो, या फिर आपका क्रायोप्रेसिपिटेट है, यस या नो, आपकी एफएफपी है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, एसटीपी है, आरडीपी है, डब्ल्यूबीसी है, यस या नो, एसडीपी, आरडीपी, इसको कितने टाइम में चढ़ाना है। ये तो अपन चल रही थी होल ब्लड की इनकी बातें, लेकिन जो आपकी एफएफपी है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, डब्ल्यूबीसी है, एसटीपी है, आरडीपी है, इसको कितने टाइम में चढ़ाना है। जैसे इसको 4 घंटे के अंदर चढ़ाना है, वैसे इसको 15 टू 13 मिनट के अंदर अंदर चढ़ाना है। 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर अपने को इसको क्या करना है, चढ़ाना है। ये से नो, समझ में आ गई बात। अगर अगला एक ही वर्ड में बात करें तो आपको 20 मिनट कर लेना इसको, एक ही वर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको 20 मिनट क्या करना है, वहां पे
20 मिनट के अंदर आपको एफएफपी है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है आपकी, एसटीपी, आरडीपी, ये सब। अब बात करते हैं आरडीपी और एसडीपी से क्वेश्चन आ सकता है कि एसडीपी, एक एसडीपी चढ़ाने से 15,000 प्लेटलेट इंक्रीज होती है। 15,000 जो प्लेटलेट हैं वो एक एसडीपी से क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। और एक आरडीपी जो है, ये जो आरडीपी जो है, इससे 3,000 प्लेटलेट है वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती है। तो इससे ये पता चलता है बेस्ट कौन सा है, बेस्ट आपका कौन से वाला है, एसटीपी आपका क्या है, बेस्ट है। ये से नो समझ में आ गया। अब अगर अपन ने होल ब्लड जो अपन बात कर रहे थे वो अगर अपन ने चढ़ाया, तो मान लो अपन ने चढ़ाया, तो अपन कितनी देर बाद में, ये थोड़ी कि 4 घंटे बाद में ब्लड को बंद करा और अपन ने सैंपल ले लिया, सैंपल लेके लेबोरेटरी में भेजा कि अपन अभी हीमोग्लोबिन चेक करेंगे और देखते हैं, देखिए कितना हो गया। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। आपको टू चेक हीमोग्लोबिन 4 to 6 आवर आफ्टर ट्रांसफ्यूज बीटी। ये सेनो आपको हीमोग्लोबिन अगर उसका चेक करना है, तो जब उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म हुआ था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरा हो गया, तो उसके 4 से 6 घंटे के बाद में आपको सैंपल लेना है और फिर आपको सैंपल के लिए उसको भेजना है। ये सेनो तब आपको 1 यूनिट के अंदर 1%, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो आपको इंक्रीज मिलेगा। हीमोग्लोबिन कितना मिलेगा, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो आपको इंक्रीज मिलेगा 1 यूनिट से। ये सेनो और हीमेटोक्रिट है वो मिलेगी 3% इंक्रीज। कितनी मिलेगी, 3। 1 यूनिट से हीमोटोक्रिट है वो 3% बढ़ेगी और जो हीमोग्लोबिन है वो 1 ग्राम है वो आपको इंक्रीज मिलेगा। कब मिलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म होने के मिनिमम आपको 4 से 6 घंटे बाद में सैंपल भेजना है। तुरंत प्रभाव से अगर आप सैंपल भेजेंगे तो आपको रीडिंग वैसी की वैसी मिलेगी, वहां पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सेनो एक चीज और, एक बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। अगर किसी को 10 यूनिट 24 आवर के अंदर चढ़ाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैसिव ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। ये सेनो कि 10 यूनिट अगर किसी को चढ़ा दिया एक दिन के अंदर, किसी को आवश्यकता पड़ गई, भाई ऐसा ही कोई ट्रोमा या ऐसा कुछ हो गया जिसमें आपको पड़ गई, तो ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो आपका हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन भी तो आएंगे। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा दिया, उसके बाद में क्या क्या हो सकता है, एक तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, एक हाइपरकैलीमिया हो सकता है। ये सेनो पहले अगर अपन बात करें तो उसमें लिखेंगे अपन हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया, यानी उसमें कैल्शियम की कमी। वो क्यों हो जाती है, जो आपने एंटीकोगुलेंट जो मिलाया था सिट्रेट, जो आपने प्रिजर्वेटिव मिलाया था सिट्रेट, जो सिट्रेट मिलाया था वो सिट्रेट है वो किसको, कैल्शियम को क्या करता है, बाइंड कर लेता है किसको, कैल्शियम को, और बाइंड करके ये यूरिन के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए हाइपोकैल्सीमिया वहां पे देखने को मिलता है। ये सेनो देन आता है हाइपरकैलीमिया। दूसरी कंडीशन होती है हाइपरकैलीमिया मतलब पोटेशियम का लेवल इंक्रीज। ये सेनो पोटेशियम जो लेवल है वो क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। अगर वहां पे ओल्ड ब्लड होता है, कैसा ब्लड होता है, ओल्ड ब्लड होता है, तो ओल्ड ब्लड के अंदर आपको पता है कि आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आरबीसी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है, जो मतलब पोटेशियम है, वो बाहर आ जाता है और ब्लड के अंदर इसकी मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरकैलीमिया बोलेंगे। ये से ना उसको हाइपरकैलीमिया के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आपको पता है क्रोनिक रीनल फेलियर, सीआरएफ वाले पेशेंट के अंदर जो ओल्ड ब्लड है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है।
कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है तो फिर कौन सा दिया जाता है, फ्रेश ब्लड दिया जाता है। यस या नो, फ्रेश ब्लड दिया जाएगा किसको, सीआरएफ के मरीज को। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन होती है, अब जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो है, अगर आपके सामने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात आ जाती है कि उसको रिएक्शन हो गया, वर्ड ये आ जाता है ओवरलोड वगैरह, ऐसा नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या हो गई, उसको रिएक्शन हो गई। रिएक्शन वर्ड जहां आ जाए वहां का मतलब होता है स्टॉप। आपको तुरंत प्रभाव से रोक देना है, आपको तुरंत प्रभाव से रोक देना है जहां पे रिएक्शन की बात आ जाती है वहां पे। और अगर वहां पे सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर आपको क्या करना है, इसको स्लो करना है। सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर क्या करना है, स्लो करना है। आपको समझ आ रहा है, थोड़ा सा अपन फास्ट चल रहे हैं लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए फास्ट चलना पड़ेगा बच्चों। आप कोई सीएचओ की तैयारी नहीं करें, आप नॉर्थ सेट की तैयारी करें, आप ईएसआईसी की तैयारी करें, आप रेलवे की तैयारी करें, आप सेंटर की किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना तो स्पीड आपको पकड़नी ही पड़ेगी। ये या नो, यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत। अब बात करते हैं कि किसी प्रकार की कोई रिएक्शन होगी, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन होगी तो आपको पता 0.9% को आप 0.9% एनएस है वो 50 ml, कितनी 50 ml आपको वहां पे पुश करनी है। पुश इसलिए करनी है जो आईवी लाइन है, जो आईवी लाइन है वो पेटेंट रहे, जो आईवी लाइन है वो क्या रहे, पेटेंट रहे, ब्लॉकेज नहीं आए। तो इसके अंदर आपको क्या काम में ले सकते हैं, 0.9% आप वहां पे एनएस काम में ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको इन्फॉर्म करना है, उसके बाद में आपको इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और वो वहां से लैब में, जो ब्लड का जो लैब था, बैंक था, उस बैंक में इंफॉर्मेशन देंगे, लैब या बैंक में देंगे, और फिर वो वहां से उसको कल्चर में भेजेंगे। वो उनका काम है, अपना काम यहाँ खत्म होता है। अगर किसी प्रकार की रिएक्शन है, स्टॉप कर दो, स्टॉप करके 0.9% 50 ml वहां पे एनएस आपको पुश करनी है, से आईवी लाइन पेटेंट रहे, और फिर आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर वो उसको ब्लड बैंक के अंदर भेज देगा। ये से नो, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे आपको पेशेंट के वाइटल साइन भी चेक करने हैं, चेक वाइटल साइन। आपको रिएक्शन होने के बाद में वाइटल साइन चेक करने हैं एवरी 5 मिनट में। यस या नो, एवरी 5 मिनट में, हर 5 मिनट में आपको उसके वाइटल्स हैं वो वहां पे चेक करने हैं। यस या नो। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आता है कि आपके पास में जिस ह्यूमन बीइंग को ब्लड चढ़ाना है, अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो लाए थे, आप ब्लड जो लाए थे, ट्रांसफ्यूजन करना था, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना था, उसको क्या करना है, डिले करना है। यस या नो, क्या करना है, डिले करना है। डिले वहां तक करना है जब तक उसका टेम्परेचर कम नहीं हो जाता है। यस या नो। अपन ने एक चीज सोची थी कि ब्लड बैंक से ब्लड इश्यू होने के आधे घंटे बाद में आपको चढ़ाना है, तो मतलब यहां पे तो आपको ब्लड डिले करना पड़ेगा, तो फिर उस ब्लड का आपको क्या करना है, रिटर्न। यस या नो, रिटर्न टू बैंक। यस या नो, ब्लड बैंक, आपको वापस ब्लड बैंक के अंदर उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। ये से नो, आपको वहां पे क्या करना है, ब्लड बैंक के अंदर रिटर्न करना है। समझ गए बात। रिटर्न टू ब्लड बैंक, ये से नो, वहां पे आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। ये इतनी कुछ सारी चीजें थी जो किससे रिलेटेड थी, ब्लड से रिलेटेड थी। अपन ने कोशिश की कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो इसके बाहर जाए। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एक बार उसको ब्रीफली देखने की, बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सीवियर एनीमिया, ट्रोमा, एक्सीडेंट, इस प्रकार के पेशेंटों में किया जाता है। दूसरी बात, होमोलोगस, डेफिनेटिव, ऑटोलोगस। होमोलोगस रेंडम वाला, स्पेसिफिक राम को शाम को देना है, शाम को रमेश को देना है, रमेश को सुनीता को देना है, सिर्फ ओनली वो डेफिनेटिव। और ऑटोलोगस, मुझे मेरा ब्लड मुझे खुद को चाहिए। होल ब्लड 350 ml 35 दिन के लिए, 250 ml 42 डेज के लिए, 15 ml सेम डे आपको चढ़ाना है। 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको स्टोर रख सकते हैं। प्लेटलेट को रूम टेम्परेचर पे 50 से 70 ml इसमें आता है, 5 डेज के लिए इसको रख सकते हैं। एफएपी है, उसको 1 साल तक स्टोर करा सकते हैं। क्रायो प्रिसिपिटेट को भी 1 साल तक, और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा अलग है, -20 डिग्री। यस या नो। प्रिजर्वेटिव कौन कौन से मिलाते हैं, सीपीडी, सीपीडीए और
सेगम। ये सियानो सीपीडी आपको पता है सिट्रेट होता है, फॉस्फेट होता है, डेक्सट्रोज होता है। ये सियानो। दूसरी बात, इसके अंदर एडिनोसिन और ऐड होता है। यहाँ पे मैंने एडिनोसिन ये लिखा है, सिर्फ एक का ही लिखा है, बाकी सब सेम है। बाकी ऊपर वाला सीपीडी वाले जो वर्ड है वही है। ये सियानो सेगम का मैंने लिखा है सलाइन है, एडिनोसिन है, ग्लूकोज है और मैनिटोल है। ये सियानो सेगम जो है ये 42 दिन तक प्रिजर्व करके रखता है। फिर से बता रहा हूं, कुछ चीजें बीच बीच में, 42 दिन तक प्रिजर्व करके रखता है। सीपीडीए 35 दिन तक रखता है। सीपीडी जो है वो आपको 14 दिन तक रखता है। ये सियानो, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत? सिट्रेट एंटीकोगुलेंट का काम करता है, फोस्फेट पीएच को मेंटेन करता है, डेक्सट्रोज एनर्जी देता है, एडिनोसिन एटीपी देता है, इससे लाइफ स्पान इंक्रीज होती है। मैनिटोल है वो ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। प्रोसीजर में कंसेंट लेना है, एक्सप्लेन करना है, वाइटल साइन चेक करना है, बैक को 2 रजिस्टर्ड नर्स हैं वो चेक करेंगी, क्यूआर कोड चेक करने आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन आपको 18 गोज का कैनुला लेना है, बीटी सेट लेना है और वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। शुरुआती स्टेज में 10 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चढ़ाना है, 15 मिनट बाद में 15 मिनट तक, और 15 मिनट तक आपको वाइटल साइन चेक करने। आफ्टर 15 मिनट 15 से 30 ड्रॉप चढ़ानी है, फिर 1-1 घंटे में वाइटल साइन चेक करने। कोल्ड ब्लड नहीं चढ़ाना है, डिसएरिथमिया हो जाएगा। डिसएरिथमिया हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, जब उसका टेम्परेचर तब आपको चढ़ाना है। और ब्लड बैंक में इश्यू होने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो चढ़ाना है। ब्लड बैग आपके हाथ में आ गया, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है। फास्ट ब्लड अगर आपने दिया तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, स्लो दिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। स्लो कितना? 4 घंटे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो कितने देर में आपको चढ़ाना है? आपको 4 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना है? चढ़ाना है। एफएफपी है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, एसडीपी है, डब्ल्यूबीसी है, इसको 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपको चढ़ाना है। एसडीपी से 15,000 प्लेटलेट बढ़ती हैं और 1 यूनिट आरडीपी से 3,000 प्लेटलेट बढ़ते हैं। अगर आपको हीमोग्लोबिन चेक करना है तो 4 से 6 घंटे बाद, जब बीटी लग चुका है उसके 6 घंटे बाद में आपको सैंपल भेज के हीमोग्लोबिन चेक करना है। 1 यूनिट अगर आपने ब्लड चढ़ाया तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको इंक्रीज मिलेगा। हिमेटोक्रीट है वो 3% आपको इंक्रीज मिलेगी। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको कहते हैं? जिसको 10 यूनिट चढ़ गया है 24 घंटे के अंदर, उसको मैसिव बोलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो जाता है? जो सिट्रेट है वो कैल्शियम को बाइंड कर लेती है। ये सियानो हाइपरकैलिमिया, इसलिए ओल्ड ब्लड होता है, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होता है, आरबीसी से पोटेशियम बाहर आ जाता है। सीआरएफ के मरीज को कॉन्ट्राइंडिकेट होता है क्या? ओल्ड ब्लड, तो उसको क्या देना चाहिए? फ्रेश ब्लड। ये सियानो ट्रांसफ्यूजन अगर रिएक्शन हो जाती है तो स्टॉप कर देना चाहिए, ओवरलोड हो जाता है तो स्लो कर देना चाहिए, और अगर आपने स्टॉप कर दिया रिएक्शन होने के बाद में तो 0%, 0.9% एनएस देना है 50 ml, जिससे वो आईवी लाइन पेटेंट रहे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्मेशन देनी है, वाइटल्स चेक करने हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उसको ब्लड बैंक में भेज देगा। आगे के जो भी होगा वो अपना वो देखेंगे। अगर किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना है, यानी कुछ समय के लिए आपको डिले करना है। जब तक उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो जाता है तो उतनी देर तक उस ब्लड का क्या करना है? उसका कुछ भी नहीं करना है, उसको अपने खुद के चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है? रिटर्न टू ब्लड बैंक, आपको ब्लड बैंक के अंदर उसको रिटर्न कर देना चाहिए। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। धन्यवाद। सत श्री अकाल, राम राम।